जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन पेपर में हम देख रहे हैं जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी चूज की है, ये उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है। ये देखेंगे रीड में किस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे जो 61 नंबर क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है जो हिंदी से पूछा है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 है और क्रमांक देखेंगे तो 61 है, ठीक है। तो इसमें तालव्य व्यंजन बताने हैं। अब देखो इनकी अगर संस्कृत आपने लैंग्वेज अगर नहीं ले रखी है, मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले रखी है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले रखी है, तो प्रॉब्लम यही आती है इन उच्चारण स्थानों को। हिंदी में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके सूत्र चलते हैं संस्कृत में, तो आसानी होती है संस्कृत वालों को इन चीज़ों को पहचानने में, ठीक है। अब जैसे कि संस्कृत में एक सूत्र चलता है इचुव सानम तालु, यानी ऐसे बोल सकते हैं इचुव सानम तालु, यानी इसका मतलब ये हो गया कि छोटी ई और च वर्ग और ये वाला सा इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो अब देख लीजिएगा, जैसे कि हम बात करें इसमें देखो च वर्ग का मतलब समझ रहे हो, ये च छ ज और ज, ये वर्ण हालांकि पांचवा भी आता है लेकिन वो अनुस्वार हो जाता है, इस वजह से हम उसे लेते नहीं है। तो इस वजह से चारों वर्णों को लेंगे ना, ये आपके तालव्य व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब जैसे ये है ना त थ द धन, यानी ये चारों ही वर्ण बात करें न पे ना जाए तो लतु सनम दंता इसका सूत्र होता है, तो इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, इसका मतलब। अब प फ ब में एक सूत्र चलता है उप पू द मानीय, यानी उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। अब जैसे एक बज रहा है ये टठ वाला, तो ये होता है रिटूर साणा मूर्धा, यानी हम ये कहेंगे जो री होती है और ट वर्ग होता है और र होता है ये वाला सा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है। तो ये ऐसे बोल सकते हैं, ये संस्कृत में सूत्र होते हैं, तो उनके आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। हालांकि हिंदी में भी ये होते हैं, लेकिन संस्कृत वालों को आसानी से पहचानने में सहायता मिल जाती है, बस ये है, ठीक है। तो इसका हमने देखा था तालव्य व्यंजन होंगे च छ ज और ज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है, यानी आप ये है ना, ये बड़ी ए वाली है, एक होती छोटी वाली, वो ऐसे होती है। तो देखो इसमें बड़ी ए की मात्रा दे रखी है, नीचे तौर से ये सही है, इसमें भी दे रखी है एक के में, पैतृक में भी है, लेकिन जो स्नेह है इसमें छोटी ए वाली ये वाली मात्रा है, न कि बड़ी वाली। समझ रहे हो ना? छोटी ए का मतलब क्या होता है? एक मात्रा हो, बड़ी ए का मतलब होता है डबल मात्रा हो। तो हमें यही पूछा ना, ये वाली बड़ी वाली, तो इसमें है और इसमें है, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, यानी आपको एक एक वर्ण बताना है। जैसे आधा पक इसमें सभी में दिखाई दे रहा है, हालांकि फिर उसके बाद क्या है, उस देखो प आधा है, फिर उसके बाद आपको या दिखाई दे रहा है, या में क्या है, यह है, फिर उसके बाद आ है। अब ये क्रम किस में है? प य, देखो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, फिर आगे आ, तो इसमें तो अ है तो कट गया, इसमें आ है तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अ दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ण का मालूम हो तो आगे की भी सिंपल था, इनका एक एक वर्ण लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ तक तो लिखा ही था, फिर स आ गया था, तो स रद्द कर ले और इसके बाद अ होगा, यही क्रम दे रखा है देखो। हालांकि ये सिंपल ही होते हैं, इतने टफ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी जो उच्चारण है, हालांकि इसमें देखो संधि विच्छेद करके दिए हुए हैं, तो हमें सही छांटना है, तो वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत प्लस चारण होता है, इसमें व्यंजन संधि होती है, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उत प्लस चारण, इससे बनता है उच्चारण, ठीक है। और ये संधि पढ़ी होगी तो उनमें ये सभी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, बहुत सारे नियम चलते हैं व्यंजन संधि में, ये है, ठीक है। बाकी 65 नंबर क्वेश्चन है कि बहुवचन किसे कहते हैं, जैसे कि शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, तो ये तो गलत है, ऐसा कोई बात नहीं होती। शब्द के जिस रूप में वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, तो वो तो संख्यावाची कहलाते हैं शब्द, तो ऐसा भी लॉजिक नहीं देंगे। शब्द के जिस रूप में किसी जाति का बोध हो, तो वो जातिवाचक हो जाएगा, न कि वो आपका बहुवचन, तो ये तीनों नहीं होंगे तो 4 नंबर हो जाएगा। जब शब्द जिस
रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए तो वही होता है बहुवचन, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? यौगिक तो जानते होंगे, यानी दो शब्द मिलकर जुड़ जाते हैं, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। इनमें से चार्ट लीजिएगा, ऐसे कौन से दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि अजायब गद्य दिखाई दे रहा है, रसोई गद्य दे रहा है, अनपढ़ देगा, पुस्तकालय और राजमहल। लेकिन ऐसा कुछ, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें सभी हों यौगिक? ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे पहलवान भी है, और क्या है, यही है। ठीक है, तो हालांकि राइट आंसर तो बी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी यौगिक शब्द हो जाएंगे दोनों। जैसे अजायब घर, पहलवान। जैसे रसोई होगा तो रसोई प्लस घर, तो रसोई घर। जैसे अन उपसर्ग है पढ़, तो अनपढ़। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, इसमें दीर्घ संधि हो गई होगी। राजमहल, राज प्लस महल। इस प्रकार ये यौगिक शब्द होते हैं और अलग अलग इनका अपना अर्थ होता है। ठीक है, तो जुड़कर ही बनते हैं ये। नेक्स्ट है 67 नंबर, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? तो देखिएगा, एक काम कीजिएगा, जैसे किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वास्पतिक, जनेऊ। तो जनेऊ तो एक तरह से नहीं होगा। कारतूस, प्रयोजन, कुली। ठीक है, बाकी कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। अगर आपने इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखा होगा तो इसमें से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर, यानी किताब, सिनेमा, संतरा, ये सभी है आपके विदेशी शब्द हैं। जैसे हम बात करें जैसे महाविद्यालय, तो ये देसी हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो गया, और जैसे वाचस्पति है ना, ये वाला देसी हो जाएगा। और कौन से है, जैसे जनेऊ, ये देसी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रयोजन दे रखा है, ये भी आपका देसी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चूज करने होंगे, लेकिन हमें तो केवल विदेशी शब्द वो ऑप्शन चूज करना था जिसमें सभी हों। तो एकमात्र था, वो था ए नंबर ऑप्शन, किताब, सिनेमा और संतरा, ये सभी विदेशी हैं। मैंने ये बताया था कि प्रयोजन देसी है, वाचस्पति है ना, इसमें ये देसी हो जाएगा। जनेऊ भी आपका देसी हो जाएगा, महाविद्यालय भी देसी हो जाएगा। इस वजह से बता रहे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची देख लेते हैं, इनमें से कौन से होंगे। अगर सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। देखो, शशि माने भी आपका चंद्रमा हुआ, इंदु माने भी, और रजनीपति, यानी रजनी का पति है जो, तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी हो जाएंगे, जैसे इसमें दे रखा है ना, जैसे निशानाथ, इसका भी हो जाएगा ये चंद्रमा का। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और निशाकर, ये भी हो जाएगा चंद्रमा का ही। और कौन सा हो जाएगा, और इनमें से और कोई हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, एक राकेश भी हो जाएगा चंद्रमा का, बस यही है। एक और होता है चंद्रमा का, अगर आप जानते हो तो मयंक भी बोल देते हैं। और कौन से हो जाएंगे, सुधाकर भी हो जाएगा। और इनके अलावा कोई होता है, एक विवाहकर भी बोल देते हैं। ये हिंदी के पद्यांश होते हैं, उनमें यूज किया जाता ज़्यादातर विवाहकर। एक सुधांशु भी बोल देते हैं, सुधांशु, सु। ठीक है, तो ये वाला। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल शशि, इंदु, रजनीपति, चंद्रमा, निशाकर और राकेश, निशानाथ, ये सभी हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी लिखे थे, मयंक, सुधाकर, विभाकर, सुधांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो हमें तो केवल वो ऑप्शन चूज करना था जिसमें सभी ऑप्शन है चंद्रमा के पर्यायवाची थे, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस युग में विलोम शब्द सही नहीं है? तो आप देख लीजिएगा, जैसे प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा, ये बात तो सही है। ठीक है, ये तो सही है, हमें गलत चूज करना है। ठीक है, यानी जो सही नहीं है। बहिरंग का अंतरंग, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परवर्ती होता है क्या, ये गलत है। प्रत्यक्ष का या तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कह लीजिएगा या परोक्ष। ये हिंदी के जो नवीन हिंदी बुक है ना, उसमें या आपकी नवीन है, और जो पुरानी वाली भी चलती है उसमें भी है, जो राजस्थान बोर्ड में, तो निश्चित तौर से ये वाला ऑप्शन मिलेगा। प्रत्यक्ष का उसमें मिलता है परोक्ष। हालांकि अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। बाकी पदोन्नत का पदानुवत, तो ये भी सही है। जो गलत था वो ऑप्शन नंबर 3 सही था। ठीक है, क्योंकि इसका परवर्ती नहीं होगा, अनुवर्ती का परवर्ती होता है वो तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
70 70 है। संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन जीवन का सही अनिकार्थी शब्द नहीं है? अच्छा, इसमें से अनिकार्थी शब्द नहीं है जीवन का। देखो, इसमें से जो हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, जो नहीं होगा वो तो हम छांट ही लेंगे उसमें से। जैसे जल, ठीक है, जल हो गया, प्राण हो गए, और जीवन भी हो जाएगा। जीवन तो दे ही रखा है। वैसे देखा जाए ना, जिंदगी ये एक तरह से हम कहेंगे, ये हम आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे कि ग्रामीण भाषा में या देसी भाषा में। तो ओवरऑल कहेंगे जीवन के अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसमें से देखा जाए तो वो वायु नहीं होगा। वैसे वायु में जीवन भी समझ, तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे। जल भी हो जाएगा, जिंदगी भी हो जाएगी, प्राण भी हो जाएंगे, वायु हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, तो उन्हें अनेकार्थी कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा ही बाद में लगते हैं, उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आगे उपसर्ग लगा है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं और देखते हैं, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर हमें यही लग रहा है। बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे राजमहल, कसेला, घर। ठीक है, तो घर में तो कोई है नहीं, हालांकि अब होता है, लेकिन ओवरऑल सभी ऑप्शनों में देखना होता है। ठीक है, जैसे दयालु में आरू हो गया, डिबिया में भी, यानी डिबिया में भी हो गया, और ज्ञानी में, तो ऑप्शन नंबर हम बी पे जाएंगे। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जैसे दाल और रोटी, दाल और रोटी, ये बात तो सही है। ठीक है, और पंचान 5 है, आनंद जिसके वो से, हमें क्या इसमें से गलत ही चूज करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो सकता है सही। बाकी पुस्तकालय, पुस्तक और आलय नहीं होता है, पुस्तक के लिए आलय होता है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए ना, पुस्तकालय में तो आपकी दीर्घ संधि है, कह सकते हैं पुस्तक प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, तो पुस्तकालय तब बनता है। तो इसमें नहीं होगा ये वाला, ये गलत है। यानी हमें यही बताना कौन सा समास विग्रह नहीं है, वो हो जाएगा 3 नंबर। बाकी सुलोचना है, सुंदर है लोचन जिसके, तो ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद है विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बाकी द्विगु में तो पहला संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर, त्रिफला, मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं। अव्यय भाव में पहला शब्द अव्यय होगा, वही पतन होता है, दूसरा शब्द संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अव्यय भाव समास की पहचान यही होता है कि शुरुआत में अव्यय होता है इसके सामने। बाकी एक और बचा है तत्पुरुष, इसमें तो आपके कारक चिन्ह चलते हैं, उसके आधार पर मालूम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी एक शब्द होता है ना, तो वो गोधूली होगा, यही होता है, यानी संध्या और रात्रि के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 77 है, युद्ध करने का इच्छुक। एक होता है युद्ध करने की इच्छा, तो इच्छुक है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, जैसे बहादुर तो होगा नहीं, दबंग भी नहीं होगा, वीर भी नहीं होगा, एक होगा युयुत्सु। ये होता है युद्ध करने की इच्छुक है, और एक होता है युद्ध करने की इच्छा, फिर उसके लिए क्या यूज करते हैं? ये तो होगा युद्ध करने का इच्छुक, युजुत्सु हो गया। एक होता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो हम उसे फिर क्या कहेंगे? यार ये तो युद्ध करने का इच्छुक युजुत्सु, और इच्छा होगी यानी युद्ध करने की इच्छा, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे युयुत्सा। यही सेम शब्द है, बस इसमें आ जुड़ रहा है बस, और ये इसमें युजुत्सु यानी छोटा ऊ जुड़ रहा है। तो देख लीजिएगा अंतर यही है, युद्ध रखने की इच्छा युद्धोत्साह, और जो युद्ध करने का इच्छुक होता है उसे युद्धोत्सुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर
विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो मधुरता होती है कि मधुरतम तो होगा नहीं, त्वर और तमपन तो मधुरता होता है, सही है ना। तो यही हो जाएगा मधुरता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो भाववाचक में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा समूह है जो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। अच्छा, जैसे देखा जाए, जैसे तुम है ना, यहाँ पे गलत है, ये कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वह, ये भी नहीं होगा, वह, और हम भी नहीं होगा, ये हमारा भी नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कौन, किसी, कब, ठीक है। तो यही हो जाएगा ना प्रश्नवाचक, ये तीन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 6 नंबर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 80 नंबर, वो भी देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं, यानी जो पढ़कर है ना तब सोया है। तो आप बताइए ये पढ़कर क्या है, तो हम इसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे दिनेश पढ़कर भी हो गया, यानी पढ़कर सो गया, और ऐसे भी कह सकते हैं दिनेश खाना खाकर सो गया, और भी अन्य एग्जाम्पल हो गए, जैसे दिनेश जयपुर जाने से पहले दिल्ली गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी एक तो कोई पद है, वाक्यांश या उपवाक्य संबंध दूसरी वाक्य या वाक्यांश उपवाक्य से संबंधित होता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम उसे समुच्चय बोधक कहेंगे अव्यय, ठीक है। इसकी यही पहचान होती है ना, दो या दो से अधिक कह सकते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ना, जैसे कि हम बात करें इन्हें शब्दों की बात करें, ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि और हो गया, और कौन से हो जाएंगे, और जैसे वह, एवं हो जाएगा, और कौन कौन से हो जाएंगे इनके अलावा, तथा, अथवा, ठीक है, परंतु, और कौन से हो जाएंगे, इसके अलावा इसलिए भी हो जाएगा, और भी अन्य हो सकते हैं, लेकिन यही होंगे समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है, और जो प्रेरणा देने वाली होगी वही होगी ना, तो ये तो आसानी से पहचाना जा सकता है इन्हें के। तो ये हो जाएगा, जैसे कि लड़का बहुत पढ़ रहा है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है प्रेरणात्मक। आप बहुत ईमानदार है, ये भी नहीं होगा। मेरे घर की छत टपकती है, ये भी नहीं होगा। ये जरूर होगा, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका, ये हो जाएगा, यानी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका, ये हो जाएगी एक तरह से प्रेरणात्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे रावण ने श्याम से काम करवाया, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ये रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से लास्ट प्रकार यही होता है मिश्र। इसमें या तो उपवाक्य या आपके जो सेंटेंस होगा वो एक दूसरे से संबंधित होगा, जैसे वो ज्ञानी है किंतु जिद्दी है सॉरी, देख लेते हैं, जैसे वो ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, तो ये एक तरह से हम ये कहेंगे, ये एक तरह से संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सीता पढ़ रही है, ये साधारण वाक्य हो जाएगा, इसे या आप सामान्य वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आकाश में बिजली चमकती है, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यानी साधारण वाक्य हो जाएगा ये भी। बाकी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुनाओ, तो ये जिसने, जैसे ऐसे शब्द आते हैं ना, मोस्टली वो है मिश्र वाक्य को। ऐसा भी नहीं है, लेकिन डिपेंडेड है ये वाक्य। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुनाओ, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। अभी हमने इससे पहले किस प्रकार का वाक्य पढ़ा था, मिश्र वाक्य। अब ये देखो कौन सा प्रकार होगा। देखो सरल तो है नहीं, क्योंकि सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, यानी एक सब्जेक्ट होगा एक क्रिया होगी, इस प्रकार पहचान सकते हैं। अब देखो मिश्र भी वाक्य नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें कोई भी वाक्य डिपेंडेबल नहीं है किसी से। कैसे, राम आया,
ठीक है, एक क्रिया कर ली उसने, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। हालांकि और वाले शब्द होते हैं, किंतु परंतु, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, मोस्टली वो संयुक्त में आते हैं, ऐसे भी पहचान सकते हैं। हालांकि राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ना कि इसका ए था ना इसका डी था। नेक्स्ट है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? तो उस चिन्ह को हम एक तरह से संक्षिप्त सूचक चिन्ह कहेंगे, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में लाघव चिन्ह भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी या तो आप लाघव चिन्ह बोल दीजिएगा या संक्षिप्त सूचक चिन्ह बोल दीजिएगा। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपकी रीट मेंस कराता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, तो हम कर सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो ये क्या है, और बाद में लगा दें पूरा जयपुर, तो ये हो गया एक तरह से आपका लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है। ठीक है, तो चलो यूपी टेट तो छोड़िएगा, जैसे हम उत्तर प्रदेश लिखते हैं, तो या तो हम शॉर्ट इंग्लिश में यूपी लिख देते हैं, और या फिर हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं उत्तर प्रदेश। अब इसे संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं? तो हम कहीं ना कहीं ऐसे ही तो लिखते हैं उत्तर प्रदेश, और भी अन्य चीज़ें होती है लिखने की संक्षिप्त में, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है 86 नंबर। ये कह रहे हैं सही विराम चिन्हों का चिन्ह वाला वाक्य बताइएगा जिसमें सही चिन्ह लग रहे हो। ठीक है, तो देखिएगा, देखो, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, तो इसमें प्रश्नवाचक का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, देखो ये तुमने है ना, इससे पहले आता है ये बेसी में आदिबोधक चिन्ह, तो ये गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, कहीं ना कहीं ये सही है क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है। बाकी इसमें ये है ना अल्प विराम, ये भी नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अर्थ सही नहीं है? जैसे छठी का दूध याद कराने का मतलब क्या होगा? तो हम कहेंगे छठी का दूध याद आना, एक तरह से हम ये कहेंगे बहुत कष्ट होना, लेकिन ये तो कह रहा है बचपन का लाड़ प्यार याद आना, तो ये नहीं होगा, तो हमें सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। छठी का दूध याद आने का मतलब होता है कि आपको बहुत सारे, यानी बहुत कष्ट है, ऐसे कह सकते हैं, बहुत कष्ट होना। ठीक है, बाकी आस्तीन का सांप होने का मतलब है सभी का विश्वासघाती होना, एक तरह से मित्रों का कह सकते हैं, या कोई दोस्त वगैरह, ये हो जाएगा। त्रिशंकु का होना का मतलब कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना, उसे बोलते हैं त्रिशंकु होना। बाकी खून सफेद हो जाना मतलब दया ममता न रहना, एक तरह से, तो ये तो तीनों सही थे, बी सी डी, जो गलत था वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन अर्थ सही है, यानी जिनका अर्थ सही है वो चूज करने हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे चांदी पर सांप लौटना, तो एक तरह से ईर्ष्या करना, तो ये बात तो सही है। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, वैसे देखा जाए बालू से तेल निकालने का मतलब नई तकनीक का प्रयोग नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा ये सही है, सही नहीं है। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि आप है असंभव कार्य करना। ठीक है, असंभव कोई भी कार्य करना। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा। बाकी हाथों के तोते उड़ जाना, वैसे देखा जाए तो पिंजरे से तोते निकल जाना, ये तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन इसका जो सेंस निकल के आएगा अगर मुहावरे के तौर पे देखें, हाथों के तोते उड़ जाना, एक तरह से हम ये कहेंगे हमारे होश उड़ जाना। सही है ना, होश उड़ जाना, तो ये सही होगा। बाकी हाथ पाँव फूल जाना, मोटा हो जाना, ये भी कोई सेंस नहीं है, तो हम इसका कहेंगे हाथ पाँव फूल जाने का मतलब होता है एक तरह से आप भयभीत हो जाना। सही है ना, तो यही सही होंगे। जो देखा जाए ना, ये तीनों तो गलत थे, बी सी और डी, जो सही था वो सही था एक नंबर। छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना, बाकी सभी ये गलत थे, तो मैंने सही सही बता दी हैं सभी के। ठीक है, जैसे बालू से तेल निकालने का मतलब असंभव कार्य करना, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब होश उड़ जाना, हाथ पाँव फूल जाने का मतलब भयभीत हो जाना, तो इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है 89, खेत रहने का अर्थ क्या होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला एक मुंह फिर लेना, ये वाला एक मुहावरा, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो खेत रहने का अर्थ होता है एक तरह से आप सही नहीं हो जाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पर कौन सा सही हो जाएगा?
सी सही हो जाएगा, शहीद हो जाना, ठीक है, सॉरी सी क्यों, ई हो जाएगा, शहीद हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर, रंग में भंग होना का अभिप्राय होता है कि जो भी आप कर रहे थे उसमें क्या होता है, उल्लास में विघ्न पड़ना होता है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भी हमने 61 से लेकर और जो 90 तक हमने जो क्वेश्चन किए ना, ये आपके जो भी भाषा सेकंड के रूप में जो हिंदी लेते हैं ना, उनके थे ये, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना।